हेलो एवरीवन, हाउ डू यू ऑल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना नया टॉपिक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हम कहते किसको हैं, और उसके बाद एक किन किन गुड्स या सर्विस पर ये अप्लाई होता है। तो नॉर्मली आपको जैसे कि पता है कि जब भी कोई सेलर बायर को कोई सामान बेचता है, अगर जो सप्लायर है या सेलर है अगर वो रजिस्टर्ड सप्लायर है, तो वो क्या करेगा, जब भी वो सामान को बेचेगा या गुड्स को सेल करेगा तो वो अपने कस्टमर से क्या करेगा, जीएसटी चार्ज करेगा। और जीएसटी चार्ज करके वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को जमा करवा देगा। अब यहाँ पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो है, यहाँ पर केस बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर जो टैक्स को गवर्नमेंट को जमा करवाने की जिम्मेदारी जो है वो सेलर के ऊपर नहीं है, वो है बायर के ऊपर। यानी कि जैसे क्या हुआ कि अगर किसी सेलर ने बायर को सामान बेचा, तो वहां पर सेलर उस सामान पे जीएसटी चार्ज करके गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाएगा। वहां पर जिम्मेदारी किसकी है, बायर की है। अब हमें यहाँ देखना है कि ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जिनमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हमारा अप्लाई होता है। ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है सप्लायर कलेक्ट करता है कस्टमर से और गवर्नमेंट को पे कर देता है। लेकिन कुछ केसेस में जो है टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी किस पे आ जाती है, रिसिप्टेंट यानी जिसने सामान खरीदा है। तो उस केस में अब हमें यहाँ देखना है, अब ये केसेस हैं जहां पर टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी जो है अगर रिसिप्टेंट पे है, तो वो हमारा रिवर्स चार्ज हो जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो कौन से केसेस हैं जिन केसेस में रिवर्स चार्ज हमारा लगता है। यानी वो केसेस जहां पर जो जमा करने की, जो टैक्स सबमिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सप्लायर पे ना होकर वो किसके ऊपर है, रिसिप्टेंट के ऊपर। तो यहाँ पर नॉर्मली हमारे दो केसेस हैं जिनकी वजह से हमारा रिवर्स चार्ज अप्लाई होते हैं। पहला, कि कुछ गुड्स और सर्विस आपकी ऐसी हो जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि इन गुड्स या सर्विस पे आपका रिवर्स चार्ज लगेगा ही लगेगा। यानी इन केसेस में जो टैक्स है, टैक्स कौन जमा कराएगा, वो सप्लाई ना करवा के वो कौन करवाएगा, वो रिसिप्टेंट ऑफ गुड्स या सर्विस करवाएगा। दूसरा केस आता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय अ अनरजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन। अब सिंपल सी बात है कि अगर मैंने क्या किया, किसी रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड पर्सन से मैंने कोई भी सामान खरीदा या मैंने कोई भी सर्विस दी, तो जैसे की बात है वो पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या वो पर्सन मुझ पे उस गुड्स या सर्विस पे मुझसे जीएसटी चार्ज कर सकते हैं? वो मुझ पर गुड्स या सर्विस पर मुझसे जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप किसी को सामान बेच रहे हो तो हमें तो टैक्स मिलना चाहिए। अगर अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड सेल होगा, तो उस केस में जीएसटी की आपकी कोई एप्लीकेबिलिटी आती ही नहीं है, क्योंकि अनरजिस्टर्ड जो है वो अनरजिस्टर्ड को बेच रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर एक रजिस्टर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो जाता है, चाहे वो सप्लायर हो या चाहे वो रिसिप्टेंट हो, तो गवर्नमेंट कहती है कि हमें तो टैक्स चाहिए ही चाहिए। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड होता तो कस्टमर से जीएसटी चार्ज करके गवर्नमेंट को जमा करवा देता। लेकिन अब अगर जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड नहीं है और जो रिसिप्टेंट अगर वो रजिस्टर्ड है, तो उस केस में क्या होगा, जो रिसिप्टेंट है, रिसिप्टेंट क्या करेगा, टैक्स को क्या करेगा, सप्लायर के से लेकर वो टैक्स को क्या करेगा, गवर्नमेंट को जमा करवाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि वो कौन से गुड्स हैं जो हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया है, नोटिफाई किए हैं। कि जो गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड है, हम उन गुड्स की लिस्ट चेक करते हैं एक बार। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके आते हैं कैश्यू नट, बीडी रैपर लीव्स। तो यहाँ पर ये दो आपके जो हैं ये एग्रीकल्चर गुड्स हैं। कैश्यू नट है या बीडी रैपर लीव्स हैं, ये एग्रीकल्चर गुड्स हैं। और सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं कि जो हमें ये बेच रहे हैं वो भी रजिस्टर्ड नहीं होंगे। तो इसलिए क्या आ गया कि इनके केसेस में क्या करना है, कि अगर आप क्या करें, किसकी सप्लाई करें, अगर आप क्या करें, परचेज करें कैश्यू नट्स या बीडी रैपर लीव्स, तो यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्या करो, गवर्नमेंट को टैक्स सबमिट करो। ठीक है। अब यहाँ पे आता है दूसरा के आगे आता है हमारा सप्लाई ऑफ लॉटरी, सिल्कियन, यूज्ड व्हीकल, साइज्ड एंड कॉन्फिस्केटेड गुड्स। यानी कि यहाँ पे यूज्ड व्हीकल जो है, अब सिंपल सी बात है, जो सेकंड हैंड गुड्स में डील करता है,
क्या आपको लगता है कि वो पर्सन कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड होगा? वो नहीं होते। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पर जो टैक्स पे करने की जिम्मेदारी है वो सेलर के ऊपर नहीं है, वो बायर के ऊपर है। तो बायर क्या करे, जितनी भी पेमेंट कर रहे हैं सेलर को, उस पेमेंट को वो मानेगा कि वो क्या है, वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है। और उस पेमेंट में से वो क्या करे, जितना भी टैक्स की परसेंटेज होगी उसको निकाल के बाकी बचा अमाउंट वो सप्लायर को पे करे। और जो टैक्स उसने काटा था, जो पैसा काट के उसने सप्लायर को पेमेंट की थी, वो क्या करेगा, उस पैसे को वो गवर्नमेंट को एज अ टैक्स वो सबमिट करवा देगा। तो यहाँ मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ कि कौन कौन से गुड्स हैं। कैश्यू नट्स, बेडी रैपर लीव्स, सप्लाई ऑफ लॉटरी, सिल्कियान, यूज्ड व्हीकल, साइज एंड कन्फिस्केटेड गुड्स, old used goods, वेस्ट एंड स्क्रैप और रॉ कॉटन। तो ये गुड्स आपके ऐसे हैं जहां पर आपको क्या करना है, जहां पर जो भी रिसिप्टेंट होगा उसे क्या करना पड़ेगा, जब भी वो इन गुड्स को परचेज करेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ टैक्स क्या है, गवर्नमेंट सबमिट करवाना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपकी सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में हमने सुना कि जो क्या था, जो रिवर्स चार्ज के लिए लाइबल है। अब यहाँ पर जो हमारा आता है, वो जो मेन चीज है वो है हमारी सप्लाई ऑफ सर्विसेज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। कि वो कौन सी सर्विसेज हैं जो रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्सेबल। तो उसमें सबसे पहली आती है सप्लाई ऑफ सर्विस बाय गुड ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड। तो यहाँ पर सबसे पहले आती है आपकी गुड ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी, यानी कि वो पर्सन जो क्या करते हैं, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, कैसे, थ्रू रोड्स। तो यहाँ पर कहते हैं कि अगर आपने क्या किया है, किसी गुड्स ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी की सर्विस ली है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको उनका जीएसटी जो है, जब नॉर्मली सी बात है कि गुड ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी हमारी सप्लायर ऑफ सर्विस होगी और हम रिसिप्टेंट ऑफ सर्विस होगी। तो यहाँ पर हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हमें क्या करना है, गुड ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी का हमें जीएसटी हमें जो है वो हमें क्या करना है, वो रिवर्स चार्ज के बेसिस पे हमें गवर्नमेंट को सबमिट करवाना है। लेकिन अगर यहाँ पर जो गुड ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी है उसने खुद जीएसटी नंबर ले रखा है, तो उस केस में हमारे ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, और गुड ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी खुद हमसे टैक्स चार्ज करेगी और गवर्नमेंट को सबमिट कराएगी। लेकिन अगर गुड ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस केस में ये जिम्मेदारी किसकी है, ये जिम्मेदारी रिसिप्टेंट की है कि वो टैक्स को क्या करे, गवर्नमेंट को सबमिट कराए। और टैक्स का रेट यहाँ पे आपका कितना है, 5%। उसके बाद आता है हमारा सर्विस सप्लाइड बाय इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट। तो यहाँ पर कहते हैं कि आपने क्या किया है, अगर आपने किसी इंडिविजुअल एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट या किसी फर्म ऑफ एडवोकेट से आपने कोई लीगल सर्विस ली है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जितनी भी उनकी सर्विसेज है उस पे आपको क्या करना है, उस पूरी सर्विसेज की वैल्यू को आपको इंक्लूसिव ऑफ टैक्स मानना है। और उस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स वैल्यू पे आपको क्या करना है, जितना भी आपका टैक्स का अमाउंट बनता है उसको छोड़ के बाकी पैसा आप इनको दोगे, और उस पैसे को आप क्या करोगे, गवर्नमेंट को सबमिट कराओगे एज अ जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज। अब इसके बाद आती है हमारी तीसरी सर्विस, सर्विस सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी टू अ बिजनेस। कि यहाँ पर क्या किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी ने किसी बिजनेस को सर्विस दी है। यहाँ पर आपकी कुछ चीजें एक्सक्लूड है, जैसे कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और सर्विस बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एंड एजेंसी सर्विसेज। तो यहाँ पर कहते हैं, अब सीधी सी बात है, अगर कोई भी पर्सन गवर्नमेंट से सर्विस ले रहा है, सीधी सी बात है, आपको पता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है उसमें कोई काम ढंग से नहीं होता। अगर वहां पे आप एक कॉम्प्लायंसेस और बढ़ा दोगे कि आपको जीएसटी चार्ज करना है और सबमिट करवाना है, तो गवर्नमेंट, आपको पता है क्या हाल होगा। गवर्नमेंट को अपने डिपार्टमेंट के बारे में पता है, तो इसलिए उन्होंने ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ना देकर बिजनेस को दिया है कि आप क्या करोगे, अगर आप गवर्नमेंट से कोई भी सर्विस ले रहे हो तो उस सर्विस पे जितनी भी कंसिडरेशन बनेगी उसमें से आप क्या करो, जीएसटी का अमाउंट गवर्नमेंट को जमा करवाओगे। उस वाली गवर्नमेंट को नहीं जिससे आपने सर्विस ली, आप जीएसटी डिपार्टमेंट में वो सबमिट कराओगे एज अ रिवर्स चार्ज। और यहाँ पे हमारा क्या क्या इंक्लूड नहीं होता, यहाँ पे हमारा रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते, या फिर हमारी गवर्नमेंट की जो सर्विसेज है लाइक स्पीड पोस्ट,
एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एंड एजेंसी सर्विसेज, तो इनको भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे हमारी नेक्स्ट सर्विस है सर्विस सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, पहले वाले पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में इसको इंक्लूड ना करके इसको अलग से ही पॉइंट में इंक्लूड कर दिया है। और यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर आपने क्या किया है, अगर आप गवर्नमेंट ने क्या किया, अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसको रेंट पे आपको दिया है, रेंट पे देके वो आपको अगर सर्विस दे रहे हैं, तो उस केस में जो जीएसटी चार्ज करना है, जीएसटी आप गवर्नमेंट आपका चार्ज नहीं करेगी, बल्कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो उस अमाउंट पर ऑन रिवर्स चार्ज जीएसटी चार्ज करेगा और गवर्नमेंट को सबमिट कराएगा। उसके बाद आता है सर्विस सप्लाइड बाय डायरेक्टर ऑफ कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट टू सेड कंपनी। यहाँ पे आपको पता है कि नॉर्मल एक कंपनी होती है, कंपनी में डिफरेंट टाइप ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जिन्हें हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कहते हैं, जो कंपनी का देख रेख या कंपनी का जो मेन वर्क संभालते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि अगर एक डायरेक्टर ने क्या किया है, कंपनी को सर्विस दी है, तो यहाँ पर कहते हैं कि जो जीएसटी चार्ज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डायरेक्टर के ऊपर ना होकर वो कंपनी के ऊपर है, क्योंकि डायरेक्टर एक इंडिविजुअल पर्सन है और वो कहता है कि मैं इतना बर्डन नहीं संभाल सकता, जबकि कंपनी जो है, कंपनी के ऑलरेडी जीएसटी नंबर उनके पास होगा, वो रजिस्टर्ड होंगी और पहले से और ज्यादा कंप्लायंसेस फॉलो करेंगे, तो उनके लिए ज्यादा बर्डन नहीं है। लेकिन एक इंडिविजुअल डायरेक्टर जिसको और भी काम देखने, तो उसके लिए ये प्रैक्टिकल ही नहीं है कि वो हर जीएसटी नंबर ले, जीएसटी रिटर्न फाइल करे। तो कहता है कि मुझे अपने ऊपर कॉम्प्लायंसेस नहीं बढ़ाने, तो गवर्नमेंट ने इसलिए ये जिम्मेदारी किसको दी, ये कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट्स को दी। सर्विस सप्लाइड बाय इंश्योरेंस एजेंट टू एनी पर्सन कैरिंग आउट ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस। जैसे कि आपको पता है अलग अलग लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो कंपनीज क्या करती हैं, अपने एजेंट्स को कमीशन देती हैं। ठीक है, जो एजेंट्स हैं, एजेंट उन्हें सर्विस प्रोवाइड करते हैं और कंपनी क्या करती है, उनको कमीशन प्रोवाइड करती है। अगर वो एजेंट्स हैं वो जीएसटी चार्ज करने लग जाए, अब एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसके कितने ज्यादा एजेंट होंगे हम नहीं काउंट कर सकते। अगर जो इंश्योरेंस एजेंट है वो क्या करे, वो जीएसटी चार्ज करने लग जाए, तो गवर्नमेंट के लिए प्रैक्टिकल नहीं होगा कि वो चेक करे कि हर इंश्योरेंस एजेंट ने जीएसटी पे किया है या नहीं किया। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कॉम्प्लायंसेस किस पे कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी पे कर दिया, कि जब भी आप किसी इंश्योरेंस एजेंट को पेमेंट करोगे किसी कमीशन, तो उस पे जो जीएसटी है वो ऑन द रिवर्स चार्ज बेसिस आप डिडक्ट करोगे और हमें सबमिट कराओगे, क्योंकि हम इंडिविजुअल इंश्योरेंस एजेंट्स को हम नहीं पकड़ सकते। तो इसलिए ये जिम्मेदारी किसकी है, ये इंश्योरेंस कंपनी की। उसके बाद आता है सर्विस सप्लाइड बाय रिकवरी एजेंट्स टू बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी। अब जैसे आपको पता है कि जो बैंक्स है या एनबीएफसी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनको अपना पैसा रिकवर करने के लिए अलग से लोग चाहिए, जिनको आप एक तरह से गुंडे जो होते हैं वो कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो रिकवरी एजेंट्स हैं वो बैंक को सर्विसेज दे रहे हैं, तो सर्विस दे रहे हैं तो उस पर जीएसटी चार्ज होना चाहिए। लेकिन जो आपको पता है रिकवरी एजेंट्स हैं उनका काम क्या होता है, तो क्या आपको लगता है कि वो जीएसटी नंबर मेंटेन करेंगे या जीएसटी चार्ज करके गवर्नमेंट को सबमिट कराएंगे? तो गवर्नमेंट को क्या था, इनसे कोई उम्मीद नहीं थी, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक अलग से ये जो रिक्वायरमेंट है, ये कॉम्प्लायंस था, वो उन्होंने किसके ऊपर डाला, वो बैंकिंग कंपनी के ऊपर डाला। उन्होंने कहा कि जो बैंकिंग कंपनी है जब भी इन रिकवरी एजेंट्स को पेमेंट करेगी, तो उस पे क्या करेगी, वो बैंकिंग कंपनी क्या है, रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स डिडक्ट करेगी और वो क्या करेगी, गवर्नमेंट को सबमिट कराएगी। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लायंसेस है जीएसटी पे करने का, वो रिकवरी एजेंट पे ना होकर वो किस पे है, बैंकिंग कंपनीज पे। उसके बाद आता है हमारा सप्लाई ऑफ सर्विस बाय एन ऑथर, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर और आर्टिस्ट। कि एक ऑथर ने, एक म्यूजिक कंपोजर ने, एक फोटोग्राफर ने और एक आर्टिस्ट ने क्या किया, अपने सर्विस प्रोवाइड की या अपनी कुछ कंटेंट पब्लिशर को या म्यूजिक कंपोजर को या प्रोड्यूसर को या ऐसे लोगों को उन्होंने दिया, तो सीधी सी बात है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि अगर यहाँ पर ये पर्सन, ये इंडिविजुअल पर्सन एक पब्लिशर, म्यूजिक कंपोजर या प्रोड्यूसर के लिए सर्विस परफॉर्म करते हैं, तो सीधी सी बात है, एक ऑथर है, एक म्यूजिक कंपोजर है, एक फोटोग्राफर है, कोई भी आर्टिस्ट है, इनका सिंपल सा काम क्या है, अपनी परफॉर्मेंस देना। ये आर्टिस्ट है, इनको अपने
आर्टिस्टिक्स वर्क दिखाना है। अगर इनके ऊपर हमें बर्डन डाल देंगे जीएसटी का, तो ये कहेंगे कि हम अपना परफॉर्मेंसेस देखें या हम जीएसटी के कॉम्प्लायंसेस को पूरा करें। तो इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा है कि जो भी पर्सन इनसे सर्विसेज ले रहा है, जैसे ऑथर है, ऑथर किसको सर्विस दे रहा है, पब्लिशर को, या म्यूजिक कंपोजर किसको म्यूजिक कंपोजर किसको दे रहा है, म्यूजिक उसको दे रहा है सर्विस, या फोटोग्राफर जो है वो सर्विस दे रहा है। तो उस केस में जो भी इनकी रिस्पेक्टिव पार्टीज हैं जिनको ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है, वो क्या करेंगे, इनके ऊपर जो जीएसटी है वो रिवर्स चार्ज बेसिस पे डिडक्ट करेंगे और गवर्नमेंट को क्या करेंगे, सबमिट करवाएंगे। इसके बाद आता है आपका सप्लाई ऑफ सर्विस बाय मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी। कि आप क्या हुआ कि आरबीआई की एक ओवरसीइंग कमेटी है, उसने क्या किया, आरबीआई को सर्विसेज दी। तो यहाँ पर जो कमेटी है, कमेटी में नॉर्मली आपके पता है कि आपके इंडिविजुअल मेंबर्स हैं। तो वो इंडिविजुअल मेंबर्स कहते हैं कि हम आपको चलो सर्विस दे रहे हैं और हम ये भी मानते हैं इस पे जीएसटी चार्ज होता है, बट हम इंडिविजुअली पर्सन कितना हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा, जबकि आरबीआई खुद बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पर ये बर्डन किसके ऊपर डाला गया, ये बर्डन आरबीआई के ऊपर डाला गया कि आप क्या करेंगे, आपकी ओवरसीइंग कमेटी के जितने भी मेंबर्स हैं, आप उनका आपका जीएसटी जो है आप रिवर्स चार्ज बेसिस पे डिडक्ट करके आप गवर्नमेंट को सबमिट करवाएंगे। उसके बाद आता है सर्विस सप्लाइड बाय इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट टू बैंक और एनबीएफसी। सिंपल सी बात है, आपको पता है कि बैंक्स और एनबीएफसी जो हैं वो और सर्विसेज पे परफॉर्म करता है, जैसे इंश्योरेंस हो गया, या आपका जो डीमैट अकाउंट सर्विसेज हो गई, या आपका बहुत सारी सर्विसेज परफॉर्म करता है। तो उनके अलग से एजेंट्स जो हैं वो होते हैं। तो अब वो एजेंट्स क्या करते हैं, इन्हें काम ला के देते हैं बैंक्स को या एनबीएफसीज को, और उनके जो बैंक्स या एनबीएफसीज हैं वो क्या करता है, वो इनको कुछ अमाउंट ऑफ पेमेंट करता है, इनकी कमीशन जो आप बोल सकते हैं। तो सीधी सी बात है, अभी इंडिविजुअल जो एजेंट्स हैं अगर वो जीएसटी चार्ज करेंगे तो अब उन्हें वही ट्रेस करना आसान नहीं है। लेकिन अगर बैंक और एनबीएफसी जो है अगर इन पे बिहाफ पर रिवर्स चार्ज पर बैंक अगर करेगा, तो यहाँ पर बहुत सारे पर्संस का हम एक बारी में जीएसटी चार्ज करके गवर्नमेंट को सबमिट करा सकते हैं। तो इसलिए बैंक गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जिम्मेदारी इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स को ना देकर एनबीआई बैंक को दी कि आप क्या करेंगे, आप अपने जो एजेंट्स हैं आप उनका जीएसटी चार्ज करेंगे और आप क्या करेंगे, हमें सबमिट करेंगे, गवर्नमेंट को जमा करवाएंगे। उसके बाद आता है सर्विस प्रोवाइडेड बाय बिजनेस फैसिलिटेटर टू बैंकिंग कंपनी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि बहुत जगह बैंक्स के छोटे छोटे सेंटर्स होते हैं जहां पर जाके आप क्या कर सकते हो, पैसा जमा करवा सकते हो। तो ये सेंटर्स जो होते हैं ये बैंक को एक तरह से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप वहां जाके अपना पैसा जमा करवा सकते हो। तो एक तरह से ये क्या कर रहे हैं, बैंक को सर्विस दे रहे हैं, ये बैंक का बिजनेस बढ़ा रहे हैं, बिजनेस को फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट कहती है कि जो बिजनेस फैसिलिटेटर होता है बहुत छोटा पर्सन होता है और कमीशन बेसिस पे काम कर रहा होता है। तो अगर हम जीएसटी के कॉम्प्लायंसेस उस पर डाल देंगे तो उसके लिए फिर ये बात प्रैक्टिकल नहीं है, उसका खर्चा ज्यादा है, इतनी उसकी इनकम होगी नहीं। तो इसलिए यहाँ पे जो ये रिक्वायरमेंट है वो किस पे डाली गई, बैंक्स पे डाली गई, ताकि वो जितने भी फैसिलिटेटर है जिन पे को कमीशन चार्ज करते हैं, जिनको कमीशन पे करते हैं, और उस पे वो जीएसटी खुद चार्ज करें और गवर्नमेंट को सबमिट कराएं। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन बाय अ पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडेड टू रजिस्टर्ड पर्सन बाय अ पर्सन अदर देन आ बॉडी कॉर्पोरेट। तो यहाँ पर अब क्या कहते हैं कि जो आपकी क्या है, सिक्योरिटी एजेंसी ने क्या किया, सर्विस प्रोवाइड किया एक रजिस्टर्ड पर्सन को। अब सीधी सी बात है, सिक्योरिटी एजेंसी जो होती है उनका काम है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। तो सीधी सी बात है, एक तरह से कह सकते हैं दैट दे आर नॉट दैट मच एबल टू सबमिट द टैक्स टू गवर्नमेंट। तो यहाँ पर इसलिए कहते हैं कि जो अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को इन्होंने सर्विस दी है, तो वो रजिस्टर्ड पर्सन क्या करेगा, वो पहले से ही टैक्स जमा कर रहा है, तो वो क्या करेगा, इन जो सर्विस उसे सिक्योरिटी एजेंसी सर्विस ने दी है उस सर्विस पर वो रिवर्स चार्ज के बेसिस पे टैक्स डिडक्ट करेगा और वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को सबमिट करवा देगा।
उसके बाद आता है सर्विस सप्लाइड बाय अ पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू एनी पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। यहाँ पर कहते हैं कि आपने जो सर्विस ली है वो किसी ऐसे सप्लायर से सर्विस ली है जो कहाँ है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, यानी कि वो ऐसी जगह पर है जहां पर जीएसटी आपका चार्ज नहीं होता, लेकिन उसने सर्विस जो है वो कहाँ पे दी है, टैक्सेबल टेरिटरी में। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आपका जीएसटी चार्ज होना चाहिए और गवर्नमेंट को भी वो जीएसटी मिलना चाहिए। तो इस केस में गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपने क्या किया है, किसी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी के सप्लायर से अगर आपने सर्विस ली है, तो उस केस में आप क्या करोगे, उसका जीएसटी आप रिवर्स चार्ज बेसिस पे डिडक्ट करोगे और गवर्नमेंट को सबमिट कराओगे। अब आपकी लास्ट सर्विस आती है, सर्विस सप्लाइड बाय एनी पर्सन बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट टू प्रमोटर्स। अब जैसे आपने देखा है कि नॉर्मली क्या होता है, जिसके पास भी जमीन होती है वो जमीन क्या करता है, किसी प्रमोटर या प्रॉपर्टी डीलर को दे देता है, और प्रॉपर्टी डीलर क्या करता है, उस लैंड पे क्या करता है, पूरी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करता है, और उसके बदले में जिस पर्सन ने उसे लैंड पे कंस्ट्रक्शन का राइट दिया है उसको कुछ कंसिडरेशन पे करता है। अब यहाँ पर सर्विस जो दी है, सर्विस किसने दी है, उस पर्सन ने जिसने अपनी लैंड प्रमोटर को दी। लेकिन यहाँ पर जो पर्सन है वो कोई इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है या कोई एचयूएफ भी हो सकता है, मतलब नॉर्मल पर्सन होगा, तो वो चाहेगा कि उसके ऊपर जीएसटी के इतने कॉम्प्लायंसेस ना हो। और एक प्रमोटर जो है, एक पूरी उसके पास टीम होगी, पूरी कंस्ट्रक्शन एजेंट्स होंगे, अलग अलग उसके पास, मतलब कह सकते हैं कि पूरी टीम्स होगी। तो यहाँ पर जीएसटी चार्ज करने का जो राइट है, जो जीएसटी चार्ज करने की जो जिम्मेदारी है वो प्रमोटर के पास है। प्रमोटर क्या करेगा, जिस भी पर्सन को वो बिल्डिंग लैंड पर काम करने के जिसने उसको राइट दिया है, जब भी उसको पेमेंट करेगा तो उस पेमेंट पे वो क्या करेगा, जीएसटी चार्ज करेगा, और वो चेक्स क्या करेगा, गवर्नमेंट को जमा करवाएगा ऑन द रिवर्स चार्ज बेसिस। तो आज के लिए इतना ही, और आई एम सो सॉरी कि मैं इतने टाइम से क्लास नहीं अपलोड कर पाया बिकॉज ऑफ सम फैमिली इश्यूज। तो अब आपको जो क्लास है वो रेगुलरली मिलेंगी और आगे हम अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू।